नमस्कार मित्रों, खूबसूरत और उम्दा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध कथाकारा नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी अपनी कोख। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब मैं हिंदी की इन महान लेखिकाओं की कहानियाँ पढ़कर आपको सुनाती हूँ। तो शुरू करते हैं नासिरा शर्मा जी की कहानी अपनी कोख। जब घर के दरवाजे से दूल्हा दुल्हन को लेकर फूल सजी कार बाहर निकली तो रोती हुई माँ के आंसू एकाएक थम गए। मन में उल्लास की एक लहर सी उठी कि सब कुछ कायदे से निपट गया। पिता ने गहरी सांस भरी और चश्मे के शीशे को रुमाल से साफ किया। पास खड़ी बुआ ने मुंह पर छलक आया पसीना और बहते आंसुओं को साड़ी के पल्लू से पोंछा और धीरे से मन ही मन कहा, आगे की आगे देखी जाएगी। साधना ने पिछले 15 दिनों से घर में तूफान मचा रखा था। सबको डर था कि वो मेहंदी भी लगवाएगी या नहीं। घूंघट काटना, नथ पहनना तो दूर की बात थी, मगर मांझे के दिन से रीढ़ की हड्डी जैसे टूट गई थी साधना की। जीन्स उसने उतार फेंकी और पीली सलवार जंपर पहन सर पर पीली चुन्नी का पल्लू डाल लिया। हर काम चुपचाप सर झुकाकर कर रही थी, जैसे अपने आप से समझौता कर लिया हो कि अब शादी का विरोध करना बेकार है। लड़की पैदा हुई है तो ब्याह ही तो जाएगी, चाहे उसके अरमान आगे पढ़ने के हों, नौकरी करने के हों या फिर अकेले जीने के हों। ससुराल पहुंच साधना यंत्र चालित सी हर रस्म को निभाती चली गई। उसका उत्साह जैसे मर गया था। चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ वो सबका स्वागत कर, सर झुका, पैर पूज कर नाश्ता पानी लेने चली जाती थी। उसकी ये अदा ससुराल वालों की नज़र में उसके सीधेपन की निशानी थी। चर्चा चारों तरफ फैल गई थी कि बहू पढ़ी लिखी है मगर संस्कार वाली है। अपनी प्रशंसा सुनकर साधना को ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसके जलते जख्म पर नमक छिड़क रहा हो। उसको कैदी बनाने की जो ये साजिश चल रही थी, इसका एहसास उसको शिद्दत से हो रहा था। उसने मनी मन ठान लिया कि कूटनीति की ऐसी चाल चलेगी कि उसकी पढ़ाई ससुराल में भी जारी रह सके। अपनी इसी उधेड़ बुन में पड़ी वो खामोश और विनम्र बनी रही ताकि सबके तेवर समझ ले। ससुराल से घर लौटी तो उसने मुंह फुला रखा था। माँ, बुआ, मौसी और पिता को यही दिखाया जैसे उसका गुस्सा भी शांत नहीं हुआ है। माँ ने उसकी ठोड़ी उठाकर उसके माथे का चुंबन लेकर कहा, नज़र ना लगे कैसा नमक उतरा है चेहरे पर, मेरी दुलारी इकलौती पर। हाँ, पूरी गुजरिया सी लग रही है। बुआ हंसी। मैं पिघलने वाली नहीं हूँ, ये सब कहकर मेरे डंक मत तोड़िए, साधना रूठे स्वर में बोली। मेरी मधुमक्खी, ये आक्रोश किस लिए? पति अच्छा मिला, घर खाता पीता, अब और क्या चाहिए? मासी माँ ठट्ठा मारकर हंस पड़ी। मुझे एमए फाइनल में टॉप करना था, टॉप, साधना ने आंखें तरेड़ कर कहा। तो अब कर लेना, बुआ ने राह सुझाई। वो तो मैं करूँगी ही। रूठी साधना को सोचकर एकाएक मुस्कुरा पड़ी। बुआ ने उसके चेहरे की बलाएं लीं और उसको छाती से चिपकाया। अब यह तुनक मिजाजी छोड़ दे बेटी, पिता और पति के घर में बहुत फ़र्क होता है, माँ ने उदास स्वर में कहा। ठीक है माँ, साधना ने बात ख़त्म करने की गर्ज से कहा और उठकर कमरे की तरफ बढ़ी जहाँ अटैची रखी हुई थी। गुनगुनाती हुई वो कपड़े निकालने लगी। उसको पूरा यकीन था कि उसकी पढ़ाई जारी रहेगी। ससुराल वाले उसकी मुट्ठी में हैं, उसकी इच्छा की कदर ज़रूर करेंगे। साधना आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी। पुलिस की नौकरी उसका बचपन का सपना था। डंडा घुमाना, सीटी बजाकर चलते को रोकना, चालान काटना, थाने में मुजरिम की पिटाई, हवालात में उन्हें बंद करना, भ्रष्टाचार का फांडा फोड़ना, अत्याचारियों को पकड़ना, हत्यारों का पीछा करते गोली खाना और फिर एक दिन जनता की सेवा करते मर जाना। इतनी रूमानियत थी इस नौकरी में कि उसका दिल जल्द से जल्द वर्दी पहनने को चाहता था। थोड़ी बड़ी हुई तो भ्रम टूटा कि पुलिस स्वयं भी शरीक है हर कांड में। ये जानकर उसका सपना तो नहीं टूटा, परंतु उसने प्रण लिया कि वो ऐसी भ्रष्ट पुलिस नहीं बनेगी। वो हर शहर का नक्शा बदल कर रख देगी। कुछ वर्षों बाद जब उसे कुछ और खबरें पढ़ने को मिलीं तो उसका खून उबलने लगा कि वो एक दिन इन सारे बलात्कारियों को पकड़वा कर रहेगी। मगर उसका ये सपना उस समय चूर चूर हो गया जब संदीप के घर वालों ने उसे बुआ की लड़की के विवाह में देखकर पसंद कर लिया। वो लाख सर पटकती रही मगर उसकी किसी ने नहीं सुनी। सब यही कहते रहे कि लड़का सुंदर है, बड़ी तनख्वाह वाला है, घर में सब ठीक है,
फिर एक परीक्षा के चलते शादी टाली क्यों जाए। शादी के बाद साधना को किताबी दुनिया से निकलना ही पड़ा। घर गृहस्थी व्यवहार सदाचार सत्कार सभी कुछ निभाने में 24 घंटे सुबह से रात तक इस तरह चुक जाते कि वो किताब तो दूर अखबार भी खोल कर नहीं देख पाती थी। जब समय मिलता तो नींद जकड़ लेती। थकान से उसका जोड़ जोड़ यूं ही टूटा रहता था। कुछ ऊब से कुछ शिष्टाचार निभाने के चक्कर में वो तारीफों के चक्रव्यूह में पहले दिन से ही फंस चुकी थी। अब उससे निकलना इतना आसान नहीं था। पड़ोसने भी नई बहू को देखने जब तक चली आती थी। उसने एक दो बार संदीप से कहा भी तो उसने बड़ी सहजता से जवाब दे दिया कि तुम्हें परीक्षा में बैठने से रोकता कौन है। जब घर से किताब मंगवा कर वो इम्तिहान की तैयारी में लग गई तो पता चला कि वो गर्भवती है। इस खबर से वो इतना भयभीत सी हो उठी कि उसको अपना सारा जीवन अंधकार में सा लगने लगा। घर में खुशी की लहर दौड़ गई और उसी के साथ उसके सिरहाने से उसकी किताबें हटाकर अलमारी में बंद कर दी गईं। उसका आहत मन इस परिवर्तन से तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। जिस सपने को उसने 22 साल से स्वेटर की तरह बुना हो उसको वो कैसे उधेड़ डाले। घर बच्चे पति का सपना उसने कभी नहीं देखा था, मगर मन में प्रेम की चाह जरूर थी। ये ख्वाहिश रूमानी कविता फिल्म कहानी देख पढ़कर और अच्छे मौसम में और बढ़ जाती थी कि कोई उससे प्यार करे और वो उसके सम्मोहन में डूब जाए। मगर ये इच्छा कभी उसके अध्ययन पर हावी नहीं हुई। वो कठिन समय में भी पढ़ाई के लिए अपने को साथ लेती थी। उसी साधना के बस में अब कुछ भी नहीं रह गया था। वो परेशान थी, सख्त परेशान। दोनों घरों में मुबारकबाद का आदान प्रदान चल रहा था। मिठाइयाँ फल भेजे जा रहे थे। इधर कई दिनों से संदीप और साधना के संबंधों के बीच तनाव आ गया था। बात मामूली थी, टाली भी जा सकती थी। साधना ने अपने गर्भवती होने की खबर देने के कुछ पल बाद ही अपनी परेशानी कह दी थी कि वो अभी ये बच्चा नहीं चाहती है। वो एमए के बाद कंपटीशन के इम्तिहान में बैठना चाहती है। खुशी से दमकता संदीप का चेहरा बुझ गया था। साधना की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर संदीप ने साफ कह दिया था, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? इसलिए कि बच्चा मैं भी चाहता हूँ और ये बच्चा तुम्हारा अकेले का नहीं है। मानती हूँ, मगर मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा, साधना ने संदीप से विनती भरे स्वर में कहा। और एक जीव की जान चली जाएगी वो? आश्चर्य मिश्रित क्रोध से बोला था संदीप। संदीप, तुम सोचो जरा, बच्चे के साथ पढ़ना मुश्किल होगा, साधना ने तर्क दिया। मैं आसान बना दूंगा, घर की जिम्मेदारी से मुक्त करा दूंगा, माँ सब संभाल लेंगी। आखिर परीक्षा में अभी 2 माह हैं, अच्छी तैयारी हो जाएगी। संदीप नरम पड़ गया साधना की लाल पानी से भरी आंखें देखकर। ठीक है। प्यार भरे लहजे को सुनकर साधना चुप हो गई, मगर दिल में एक ग्रंथि और बन गई कि जरा सी बात उसकी ना मायके वालों ने रखी न ससुराल वालों ने। वो है क्या, इंसान है या पालतू जानवर जिसको प्यार तो सब करते हैं मगर बांधे जंजीर में रखना चाहते हैं? आखिर क्यों? साधना का मन संदीप की इस हट से टूट गया। सारे दिन उसका जी मिचलाता रहता। ऐसी हालत में उसका किताब खोलना मुश्किल हो गया था। घूमने फिरने पर भी पाबंदी लग गई थी। कई बार वो गुस्से में आई और कई बार फूट फूट कर रोई। उसको एक ही बात परेशान कर रही थी कि वो दूसरों का सपना पूरा करने में अपने को तबाह कर रही है। यही सब साल भर बाद होता तो क्या बिगड़ जाता? वो अपने को तब तक इस बदलाव के लिए तैयार तो कर लेती। उसके इस बर्ताव को देखकर संदीप ने माँ से सिर्फ इतना कहा कि साधना की तबीयत ठीक नहीं है। उनको संदेह था, मगर साधना ने यह कहकर बात टाल दी थी कि बाहर खाने से पेट में दर्द हो गया था, जिसके कारण उल्टी हो गई है। संदीप की दी खबर से बात फैल गई, वरना साधना ने चुपचाप अबॉर्शन कराने की ठान ली थी। उसके अंदर विद्रोह बढ़ने लगा था। उस विद्रोह के विस्फोट से पहले ही गाना बजाना, गोद भरवाई और ताबीज गले में पड़ने लगे और सास का प्यार दुगना बढ़ गया। उसको प्यार से पिंजरे में बंद कर दिया गया। कभी कभी तोते की तरह उसका चीखने को दिल चाहता और पंख फड़फड़ाकर उड़ जाने का, मगर पिंजरे की तीलियों के सख्त होने का एहसास उसको किचकिचाहट से भर देता था। डॉक्टर ने उसका बढ़ा ब्लड प्रेशर नापकर चिंता दिखाई, सो उसकी सेवा पहले से ज़्यादा बढ़ गई। बारीक तानों बानों से बना संबंधों का ये जाल उसको बड़ा अर्थपूर्ण लगने लगा था।
जिसमें कई तरह की परतें थीं और ये सारी परतें एक ऐसे तहखाने का निर्माण करती थीं जहाँ से किसी भी इंसान का पूरी तरह निकलना दुश्वार था। माह पर माह गुजर रहे थे। विद्रोह बदन में होते बदलाव के कारण कहीं दबता जा रहा था। उसको स्वयं ये चिंता सताने लगी थी कि बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो। उसका ध्यान मदर केयर की पुस्तकों को पढ़ने में लगने लगा। उसका ये जुड़ाव देख संदीप एक बार फिर उसकी ओर आकर्षित हो गया और उनके बीच का तनाव लगभग समाप्त सा हो गया। हर तरफ से बस एक ही बात सुनने को मिलती कि बेटा होगा। उसके मन की भी तमन्ना थी कि उसको छोटा सा संदीप मिले। उसने जो भी शॉपिंग की थी वो सब लड़कों वाली की थी। गुलाबी की जगह नीला रंग, फ्रॉक की जगह बाबा सूट। दिमाग में कई लड़कों के नाम छांट लिए थे, जैसे संजय, समीर, सुरेश आदि आदि। 9 माह कब गुजर गए पता ही नहीं चला। लेबर रूम में लेटी वो किसी माँ की तरह बेटे की ठीक ठाक पैदाइश के लिए चिंतित थी। शाम तक वो दर्द से तड़पती रही और जब नीम बेहोशी में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो किसी को कहते सुना, लो मुबारक हो, लक्ष्मी हुई है। पहले उसका दिल बुझा, फिर एकाएक खुशी से भर उठा कि वो माँ बन गई है, एक बेटी की माँ। उसका मन किया कि वो कहे, मुझे उस चंद्रमुखी का चेहरा दिखा दो जो दुनिया की सबसे हसीन लड़की है, उसकी अपनी बनाई हुई, उसकी अपनी रचना, अपनी कृति। मगर कमजोरी ने उसको बोलने नहीं दिया और वो नींद में डूब गई। जब आँख खुली तो अपने पास सबको बैठा देखा। उसको लेकर सभी चिंतित लग रहे थे। उसने उठने की कोशिश की तो उठा नहीं गया। उसने बाईं तरफ रखे पालने की तरफ देखा जहाँ लाल मुंह और काले बालों वाली गुड़िया आंखें बंद करे सो रही थी। उसको देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अजीब सा विश्वास पूरे बदन में समा गया। ननद ने जब उसका सिर सहलाकर उसको मुबारकबाद दी तो उसको बहुत अच्छा लगा, कुछ वैसा ही जैसे रिजल्ट वाले दिन लगता था। जब जब संदीप ने उसकी तरफ ताका तो उसको लगा जैसे खुशी का अनार उसके अंदर छूटा, जो कह रहा हो, ये सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी अपनी, तुम्हारे बदन का हिस्सा, तुम्हारा दूसरा रूप। माँ, पापा, बुआ, मौसी सभी बारी बारी से उसको दुलार प्यार देकर चले गए थे। सास ने भी पिंडी और गोंद बनाकर ज़बरदस्ती हल्दी का हलवा खिला खिलाकर उसको वात्सल्य से सराबोर कर दिया था। इन सारे जश्नों में छठी से चिल्ले तक एक दिन भी अपने फाइनल इम्तिहान का ख्याल नहीं सताया। वो दर्द और बेचैनी का हिस्सा किसी गोकुल झील की तरह उसके व्यक्तित्व की नदी से टूटकर अलग हो गया था। रात दिन वो बेटी में डूबी, उसी के प्यार में बहती रहती। साधना के पैर हर औरत की तरह जमीन पर अपनी जड़ें जमा चुके थे। वो एक फलदार दरख्त बन गई थी, जिसका ख्याल माली खाद पानी डालकर पहले से ज़्यादा करने लगता है और राहगीर भी उसको शुभ संकेत समझकर उसकी छाँव में सुस्ताने में अपने को धन्य मानते हैं। अपनी इस जिम्मेदारी को साधना ने निभाया भी बड़ी मुस्तैदी से और उसका रस भी लिया। वो अपने अधूरे सपने को अपनी बेटी में साकार करने की सोचने लगी। मन ही मन जाने कितनी दूर की बातें सोचती, एक पूरी जिंदगी तय कर लेती। उसे सरिता पुलिस कमिश्नर बनी पूरे समाज को बदलने में लगी हुई नजर आती और हर जगह अपनी तरक्की के पीछे माँ का हाथ बताती। उसके टीवी, रेडियो और समाचार पत्रों में दिए इंटरव्यू को पढ़कर सुनकर लोग गदगद हो उठते थे कि आज की हर कामयाब लड़की के पीछे उसकी माँ का हाथ होता है। माँ भी कैसी, साधना जैसी। साधना के दिन रात अपने सपनों और बेटी को परवान चढ़ाते रहे। वो सपने से निकलती और बेटी की दुनिया में दाखिल हो जाती, बेटी की दुनिया से निकलती और सपने की रूह पहन लेती। कभी कभी वो ये भी नहीं सोच पाती कि वो सपने में है या सपना उसमें है। अभी सरिता 6 माह की ही थी कि साधना फिर गर्भवती हो गई। उसको माँ बनने का सम्मान मिल चुका था, सो इस बार वो टूटी नहीं, बल्कि उसको पिछले सारे तामझाम के फिर दोहराए जाने के ख्याल से ही खुशी का एहसास जागने लगा। सास ने फिर पोते की रट लगाई। संदीप सिर्फ 2 बच्चों की इच्छा रखता था, सो कई बार बात घुमाकर वो कह चुका था कि जो भी हो, बच्चे घर में 2 ही अच्छे लगते हैं, चाहे लड़के हों या फिर लड़की। माँ को इन संदेशों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, ना ही साधना को, जिसके मन में लड़के की तमन्ना मचल रही थी। और मचलती क्यों ना, आखिर माँ होने के नाते उसको भी बेटा पैदा करना अच्छा लगता। सो दोनों औरतें मन ही मन में लड़का होने का जाप करने लगीं।
जब बेचैनी हद से बढ़ी तो सास ने बहू से कह दिया कि वो क्यों न पता करवा ले क्लिनिक जाकर कि आखिर कोख में क्या है। साधना की जिज्ञासा को जैसे पंख लग गए और संदीप के मना करने के बावजूद सास बहू एक दोपहर क्लिनिक पहुंच गईं। जितनी खुश दोनों गई थीं उतनी ही थकी उदास लौटीं। सास का तो जैसे दिमाग ही फिर गया था। निराशा ने उनको बौरासा दिया। घर पहुंचते पहुंचते उन्होंने फैसला ले लिया कि ये बच्चा बहू को गिरा देना चाहिए। लड़कियों की फौज तो बनानी नहीं है, संदीप की कमर ही टूट जाएगी। उन्होंने सोच तो लिया था मगर बहू से किस मुंह से कहें। कई दिन इसी उधेड़-बुन में गुजर गए। बात बात पर वो चिड़चिड़ाने लगी थीं। सरिता खेलते हुए जब दादी की साड़ी पकड़कर उठने का प्रयत्न करती तो वो उसकी इस अदा पर पहले की तरह निहाल नहीं होती थीं, बल्कि उनको अपनी तमन्ना के टूटने का एहसास गहरा होता और वो अनजाने में साड़ी झटक कर आगे बढ़ जाती थीं। एक दिन इस हरकत से सरिता, जो खड़ा होना सीख रही थी, औंधे मुँह गिर गई और उसका होंठ फट गया, जिससे खून बहने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर दादी पलटी और उसकी हालत देखकर परेशान हो उठीं। मुंह पोंछकर उसको छाती से लिपटा जी भर कर रोईं। क्या हुआ मम्मी? उसकी ये दशा देख कमरे से दौड़ी हुई आई साधना ठिठक गई। कुछ नहीं, सिर हिलाकर सास ने जवाब दिया, मगर रोना बंद नहीं हुआ। कुछ बताइए तो आखिर, आप इस तरह रो क्यों रही हैं? साधना ने बेटी को गोद में लेते हुए कहा। पोते की लालसा इतनी मन में छा गई कि इतना कहते कहते सास रुक गईं, आंखें फिर भर आईं। तो मम्मी इसमें बुरा क्या है? हम इंसान हैं तो इच्छा तो करेंगे ही, इसमें इतना परेशान क्यों हो रही हैं आप? साधना कुछ चकराई सी बोली। मुझे दूसरी पोती नहीं चाहिए बहू। इतना कहकर उन्होंने लंबी सांस ली और पल्लू से मुंह पोंछा। मगर अब हम कर ही क्या सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं मतलब? हम दोनों कर सकते हैं यदि तुम चाहो तो। यानी कि? हाँ। नहीं मम्मी नहीं। अवाक खड़ी साधना सास के चेहरे को ताकने लगी, जिस पर आशा निराशा के भाव आ जा रहे थे और आंखों में विनती थी। उसने घबरा कर आंखें नीची कर लीं और तेजी से सरिता को सीने से लिपटाए अपने कमरे की तरफ भागी। उसका सारा वजूद कांप रहा था। उसने भी एक दिन ऐसा ही सोचा था, मगर अब ये नामुमकिन है। मेरी लड़कियां सिर्फ औलादें नहीं, मेरा सपना होंगी। चाहती तो मैं भी बेटा हूँ, मगर लड़की की हत्या की कीमत पर नहीं, हरगिज़ नहीं। घर का माहौल बदल गया। साधना के इनकार ने सास व बहू के रिश्ते की मिठास में गहरी खटास डाल दी। इस बात का रंज साधना को भी था। सारा दिन जिसके साथ हंसते खेलते गुजरता हो वो बोलना ही छोड़ दे, ऊपर से बात बात पर गलतियां निकाले, आने जाने वालों के सामने कटाक्ष करे। जब स्थिति असहनीय हो गई तो साधना ने समर्पण करने में ही घर का सुख देखा और एक दिन उसने दोपहर में सास से कहा, मम्मी मैं आपका दुख समझती हूँ, मगर मैं भी लड़के की माँ बनना चाहती हूँ। आपका अरमान मेरा भी अरमान था। इतना कहकर साधना रुक गई। सास ने बोलने की जगह साड़ी का पल्लू मुंह में डाल लिया। साधना कुछ देर खड़ी रही, फिर कुछ सोचकर पलंग पर बैठ गई। आपको वचन देती हूँ कि तीसरा गर्भ में गिरा दूंगी अगर आप मेरा विश्वास कीजिए। साधना का गला रुंध गया। इसके बावजूद ये गृह रण क्षेत्र की ये केवल कूटनीतिज्ञ चाल भर थी, तो भी मसला एहसास से जुड़ा था, औरत के बदन से जुड़ा था, उसकी रचना और सृष्टि से जुड़ा था। साधना कमरे में रुकी नहीं और तेजी से उठकर बाहर निकल गई। सास पल भर सकते में वैसे ही पड़ी रहीं। फिर उनकी चेतना लौटी कि बहू क्या कह कर गई है। संदीप 2 के बाद तीसरा बच्चा नहीं पैदा करेगा, मगर बहू ने तो वचन दिया है। उनका मन करुणा से भर उठा। साधना के लिए उनके मन में ममता उमड़ी। इस बार उसका जरा भी ध्यान जो उन्होंने रखा हो। बच्ची और घर वही पूरे 1 माह से संभाल रही है। ऊपर से ताने और कड़वाहट को भी उसने सहन किया। मेरा माथा फिर गया था। आज से मैं ही उसके आराम का ख्याल रखूंगी। आखिर 2 लड़कियां होंगी, कोई 12 थोड़ी ही जो संख्या बढ़ जाएगी। अब तीसरी औलाद तो लड़का ही होगी। ये सब सोचकर वो खुशी खुशी अपने कोप भवन से बाहर निकल आईं। घर का माहौल पहले जैसा हो गया, मगर साधना का मन स्थिर कहाँ था। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे, संदीप का इसरार किसी एक के ऑपरेशन के लिए बढ़ रहा था। एहतियात के बावजूद दूसरा बच्चा इतनी जल्दी हो गया, जिसके लिए दोनों तैयार नहीं थे। मगर इस बार किसी किस्म की लापरवाही संदीप को मंजूर नहीं थी।
साधना की सुस्ती देखकर संदीप ने अपनी बात दोहरानी बंद कर दी। साधना ने भी दबे शब्दों में कह दिया था कि इसको तीसरा बच्चा कतई नहीं चाहिए। उस पर संदीप पूरा विश्वास रखे। बात आई गई हो गई और दूसरी बेटी का जन्म हो गया। घर में पहली जैसी खुशी नहीं मनी। माँ की खामोशी देख संदीप को बहुत ताज्जुब हुआ कि आखिर पोते की जगह फिर पोती देखकर माँ दुखी क्यों नहीं हुई। उसको ताज्जुब के साथ खुशी भी हुई कि माँ ने कोई भावनात्मक बखेड़ा नहीं खड़ा किया, वरना उसको झेलना काफ़ी कष्टकर होता। दूसरी बेटी की पैदाइश में पहले जैसा जश्न नहीं मना तो क्या, साधना का विश्वास और बढ़ गया था। उसके 2 बाजू 2 आंखें और उगाई थीं। आधी दर्जन हथेलियां समय के आकाश को साधने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इस बीच साधना ने दूसरा सपना भी बुन लिया कि उसकी बेटी नन्ही मुन्नी जान बड़ी होकर आईएएस बनेगी और गांव का नक्शा बदलेगी, जहां बेकारी, सूखा और गरीबी ने हमला बोल रखा है। कभी कभी इंसान जिस चीज़ के प्रति सचेत होता है उसी में वो चूक भी जाता है। संदीप के सारे चाहने के बावजूद 6-7 माह के बाद साधना तीसरी बार गर्भवती हो गई। वो सन्न रह गया, कहे तो क्या कहे। उसकी उलझन साधना ने यह कहकर सुलझा दी कि अब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो तीसरे को जन्म दे, इसलिए अगले हफ्ते तक जाकर अबॉर्शन करवा लेगी। इतनी सहजता से फैसला सुनाया गया था कि संदीप साधना का चेहरा देखता रह गया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस वाक्य ने उसको कई तरह की उलझनों से मुक्त कराकर इस फैसले पर पहुंचा दिया कि वो अब खामोशी से गहरा और समझदारी का कदम उठा सकता है। दोपहर की धूप आंगन में छिटक आई थी। सास पोती को गोद में लिटाए उसका दुलार कर रही थी। पास ही सरिता बैठी खेल रही थी। साधना ने पास जाकर धीरे से कहा, मम्मी, मैं क्लिनिक होकर आती हूँ। क्या? सास के चेहरे पर खुशी उभरी, मगर दूसरी लम्हे ठहर गई। जी, साधना ने नज़रें झुकाईं। मैं चलूं? इन्हें कौन संभालेगा फिर? हाँ, मैं तो भूल ही गई। जाओ, ध्यान से जाना, बहुत प्यार से सास ने कहा और हाथ जोड़कर आसमान की ओर ताका। साधना के मन में उथल पुथल मची थी। एक तरफ उसका दिल कर रहा था कि सीधे अबॉर्शन करवा ले, दूसरी तरफ जिज्ञासा थी कि इस बार उसकी रचना की बुनियाद का नाम और जात क्या है, इसको तो जान ले। इसी दुविधा में वो क्लिनिक पहुंची। वहां आज काफ़ी भीड़ थी। कुछ औरतें दुखी थीं, कुछ तानों से बेहाल थीं। सास ने लड़की का नाम सुनकर वहीं खरी खोटी दबी जबान में सुनाना शुरू कर दिया। उसकी बारी आई। उसका नतीजा देख नर्स खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या हुआ? मिठाई बांटिए, लड़का है। लड़का? साधना का सारा बदन रोमांचित हो उठा, मन नाच उठा, वो भी खिलखिला उठी। इस बार आपकी सास तो आपकी आरती उतारेंगी, है ना? हाँ, साधना ने खिले मुख से कहा। रास्ते भर साधना चिंता में डूबी रही। यदि लड़का पैदा हुआ तो मेरी दोनों लड़कियों को निगल जाएगा। उसके आगे सास बेटियों से बर्ताव ठीक नहीं रखेंगी और क्या पता संदीप भी बेटा पाकर बदल जाएं। घर का बदला स्वरूप क्या होगा? क्या करूं मैं? सास को एक खुशखबरी दूं, संदीप को दिया वचन निभाऊं कि क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। अपने से लड़ती साधना जब घर पहुंची तो बुरी तरह टूट चुकी थी। सास की उम्मीद से भरी आंखें देखकर वो कांप उठी। उसका उतरा चेहरा देखकर सास भाप गई कि इस बार भी लड़की ही है, मगर फिर भी सुनना तो वो बहू के मुंह से ही चाहती थी। सो पूछ बैठी, क्या हुआ बहू? क्या बताऊं मम्मी? व्याकुल सी साधना सास से लिपट कर रोने लगी। सास की आंखें भी भर आईं। साधना की पीठ पर प्यार से थपकी देती रहीं ताकि उसके मन का गुबार आंसुओं के रास्ते निकल जाए। सास बहू के बीच वचन की डोरी उसी विश्वास पर कायम रही जिस पर थी। सास को चूंकि असलियत का पता नहीं था, इसलिए वो हर तरह का रख रखाव और मनुहार बहू पोतियों का करती रहीं, मगर साधना जिसको सच का पता था वो अंगारों पर लौटती रही। संदीप से कह अपने गर्भ धारण की बात छुपा नहीं सकती थी, मगर बेटे की बात को पी जाना चाहती थी। किसी फैसले पर पहुंचने से पहले संदीप को अपने क्लिनिक जाने की बात नहीं बता पाई। किसी को अपने मन की उलझन बताकर वो करती भी क्या? जो सुनता वो कह उठता, लड़का? कितनी भाग्यशाली हो तुम। एबॉर्शन, वो भी लड़के का? घोर पाप है। लड़के को जन्म देने से 7 जन्म सुधर जाते हैं। तू बोर आ गई है क्या जो उसको गिरवाएगी? बुढ़ापे में दामाद नहीं आएंगे तुम्हारी नैया पार लगवाने। बुढ़ापे की लाठी लड़का ही होता है।
ये तुम्हारा ही अंश है, इसको पाल लो, अपने को निर्बल मत बनने देना, डटकर लड़कियों के शोषण के विरोध में मोर्चा लेना। यदि हमेशा की तरह उसके विद्रोह के बावजूद हर चीज़ जड़ बनी रही तो तब इस तनाव में साधना सख्त बीमार पड़ गई। जो भेद वो छुपाए थी डॉक्टर ने खोल दिया कि वो न केवल गर्भवती है बल्कि हाई ब्लड प्रेशर से भी पीड़ित है। संदीप सख्त शर्मिंदा उठा। यहाँ भी एक मूक अनुबंध था कि तीसरा बच्चा नहीं चाहिए, जो है उसी का लालन पालन बेहतर ढंग से करना है। इसलिए इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। सब कुछ पहले से तय था। संदीप का इरादा व्यवहार में बदल गया और उसने अपने को एक दिन मुक्त कर लिया। बस अब साधना को आखिरी बार दर्द की डगर से गुजरना पड़ेगा। साधना पति और सास के चेहरे पर लिखा सब कुछ पढ़ रही थी और एक बेहद गहरी यातना से गुजर रही थी। उसकी इच्छा एक बार फिर मर जाएगी कि वो बेटे को पाकर भी उसको जन्म नहीं दे पाई, और अगर उसको जन्म देती है तो फिर उन सपनों का क्या होगा जो उसने अपनी बेटियों के लिए देखे थे। मन का संताप वार्तालाप में बदल जाता था। कितने पौधे धरती में जड़ पकड़ लेते हैं और लहलहा उठते हैं, कुछ सूख जाते हैं। खेती को अनाज में बदलने के लिए कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ती है, कभी माल की, कभी जान की, कभी इच्छा की। क्या मैं अपनी इस इच्छा की कुर्बानी दे दूं? इच्छाएं तो बनती बिगड़ती लहरें हैं, उनका वजूद ही क्या है मगर तालाब का, नदी का, समुद्र का, यहाँ तक कि कुएं तक का एक यथार्थ है, और यथार्थ ही जीवन है। मुझे इच्छा पूर्ति के भंवर से निकलना होगा और यही मेरी परीक्षा होगी, यही मेरी साधना होगी, यही मेरा यथार्थ होगा। साधना अपने को मन मस्तिष्क के उहापोह से निकालने में कामयाब हो गई और संवेदना एक बिंदु पर जाकर अटक गई कि लड़के लड़कियों में भेद करने वाला ये समाज तब तक बलवान बना रहेगा जब तक नारी उसके इशारे पर चलती रहेगी। कोख उसकी है, वो चाहे तो बच्चा पैदा करे और ना चाहे तो ना पैदा करे। चयन करता वही है। अगर वो मर्दों को पैदा करना बंद कर दे तो इस समाज का क्या होगा जिसके ठेकेदार अपनी ही जननी के विरोध में हत्याओं का काफिला बना रहे हैं। कानून तो वो बनाते हैं, पारित औरतों पे करते हैं, और हम औरतें भी उसका भागीदार बन अपना मानसिक संतुलन खो संज्ञा शून्य बन जाती हैं और अपने ही विरोध में खड़ी हो जाती हैं। नहीं, साधना अपने विरोध में खड़ी नहीं होगी। ये जीवन उसका है। इस जीवन को वो अपनी इच्छा से आकार देगी। वो अपनी ज़मीन ही नहीं, अपने आसमान को भी खुद नापेगी। यही तो उसके एक स्वतंत्र स्त्री होने की पहचान है। वो इस पहचान को बरकरार रखेगी और पूरी दुनिया को दिखाएगी। एबॉर्शन का दिन तय हो गया। सास दोनों पोतियों के संग घर में रह गईं और संदीप साधना को लेकर चला गया। सब अपनी जगह खामोश थे, अपनी अपनी तरह से समस्या को देख रहे थे। दोनों मासूम बच्चियां इस पूरी लड़ाई में जो खामोश हवा की तरह बह रही थीं, उसमें भाई से वंचित की जाने वाली थीं, जिनको इसका तनिक भी आभास नहीं था कि वो विद्रोह जो उनकी माँ कर रही है दरअसल उन्हीं की सुरक्षा के लिए है। पता नहीं समय के दबाव में किया माँ का बलिदान कल कितना सार्थक हो, और ये दोनों बहनें सब कुछ जानकर उसको उचित समझें और माँ के इस कदम को पूरे मन से स्वीकार कर पाएं। भविष्य के आसमान पर लटका ये सवाल आने वाले समय में ही जवाब दे सकेगा। हर कदम, हर मोड़ पर हजार कोण, हजार सवाल हैं जो जिंदगी के पेचीदा होने का सबूत हैं, मगर इनको पेचीदा बनाया किसने? इनको सुलझाने का काम भी वही कर सकता है, तो फिर इंसान इतना भटक क्यों रहा है कि अपनी अपनी तरह से समस्या को सुलझा रहा है? क्या कोई सामूहिक प्रयास किया जा सकता है इन जड़ मान्यताओं के विरोध में, या फिर इन निजी प्रयासों का सामूहिक प्रयत्नों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है? ये कैसे सवाल हैं जिन्होंने आदमी की सीधी सादी जिंदगी को दुष्चक्र के हवाले कर दिया है। जब तक साधना ऑपरेशन थिएटर में रही, सत्य से अनभिज्ञ बाहर खड़ा संदीप सोच में डूबा रहा। वो साधना से कहना चाहता था कि अब तुम्हें कष्ट से फिर कभी नहीं गुजरना पड़ेगा, मैंने वो कर्तव्य निभा लिया। उधर बेड पर पड़ी साधना भावना के तूफान में तैरती सदा के लिए अपने को मुक्त करा बैठी, ताकि कोई दूसरी हत्या अब उसके द्वारा अंजाम न पा सके। उसका प्रण है कि यह राज सिर्फ उस तक रहेगा, एक खामोश विद्रोह के रूप में। मगर सवाल है कि बार बार पैदा होता है। आखिर ये कैसा विद्रोह है जो किसी और को नष्ट करने के बजाय खुद साधना की बलि ले रहा है? साधना
जब शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से टूटी हुई घर पहुंची तो सास ने दोनों बाहें फैलाकर उसको छाती से लिपटाया और एक खामोश सिसकी के साथ धीरे से कहा कि उदास न हो, भगवान ने चाहा तो तुम्हारी गोद जल्दी ही भरेगी और इस बार कुल का उजियाला लड़का ही होगा। साधना ने धीरे से गर्दन हिलाई और छोटी बेटी के पास जाकर बैठ गई। उसको गोद में उठाकर उसके नन्हे गाल पर अपना गाल सटा लिया। सरिता ने माँ के गले में बाहें डालकर उसका मुंह चूमा। साधना को लगा कि उसके बदन में फैली कमजोरी धीरे धीरे छंट रही है। वो पलंग पर लेट गई, दाहिने बाएं दोनों बेटियों को भरकर अपनी आंखें बंद कर लीं, उन दोनों सपनों को दोहराने के लिए जो उसने इनके लिए बुन रखे थे। अभी आप सुन रहे थे नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी अपनी कोख। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।